हम कविवर सेनापति के पदों की व्याख्या के क्रम में उनका श्लेष वर्णन पढ़ रहे थे। अगला पद देखिए। तुकन सहित भले फल को धरत, सूधे दूरी को चलत, जेहें धीर जिय जैरी के, लागत विविध पक्ष सोहत है गुण संग, श्रवण मिलत मूल कीर्ति उजारी के, सोई शीस धुने जाके उर में चुभत नीके, वेग विधि जात मन मोहे नर नारी के, सेनापति कवि के कवित्त बिलसत अति, मेरे जान बान हैं अचूक चापधारी के। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि यह श्लिष्ट पद है। श्लेष की छटा हमें यहाँ देखने को मिलेगी। पूरे पद के दो अर्थ हैं। अंतिम पंक्तियाँ सबसे पहले देखें। सेनापति कवि के कवित्त विलसत अति। विलसत का अर्थ है सुशोभित होते हैं। सेनापति कवि के जो कवित्त हैं वे इस प्रकार अत्यधिक सुशोभित होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे जान, मुझे ऐसा लगता है जैसे वे सेनापति कवि के कवित्त नहीं बल्कि किसी अचूक धनुर्धर के बाण हैं। अचूक धनुर्धर चापधारी, धनुर्धर धनुष धारण करने वाले, और यहाँ अचूक चापधारी से प्रकारांतर का अर्थ राम भी है क्योंकि राम उनके इष्ट देव हैं। जैसे राम के बाण या किसी अचूक धनुर्धर के बाण चूकते नहीं हैं, ठीक वैसे ही सेनापति कवि के जो कवित्त हैं वे जो बात कहना चाहते हैं कवि वह श्रोताओं तक या पाठकों तक अवश्य पहुंचा देते हैं। अब दोनों की तुलना की गई है यहाँ श्लेष के माध्यम से। ऐसा लगता है मानो सेनापति कवि के कवित्त नहीं किसी अचूक चापधारी के बाण हैं। कैसे? पहली पंक्ति देखें। तुकन सहित भले फल को धरत सूधे। तुकन, तुक के पहले हम कविता के अर्थ में इसका अर्थ करेंगे। तुक, तुक का तात्पर्य है अंत में जो काफिया मिलता है, अंत्यानुप्रास। तो कवि की कविता कैसी है? तुकन सहित, तुक के सहित है अर्थात अंत्यानुप्रास युक्त है। भले फल को धरत, और सद उद्देश्य को, भले फल को धारण करने वाली है। सूधे दूरी को चलत, जेहें धीर जिए जारी के। और यह कविता कैसी है? सीधे सीधे दूर तक चलती है अर्थात दिग दिगंत व्यापिनी है, और धैर्यवानों के चित्त को यह अत्यधिक तृप्त करती है, प्रसन्न कर देती है। लागत विविध पक्ष, इस कविता के अनेक पक्ष से अर्थ किए जा सकते हैं, अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। सोहत है गुण संग, और यह कविता काव्य गुणों से सुशोभित है, काव्य गुण से युक्त है। श्रवण मिलत मूल कीर्ति उजारी के, और जैसे ही ये कविता कानों से मिलती है अर्थात श्रोताओं के कान जैसे ही इस कविता को सुनते हैं या कानों में यह कविता पढ़ती है, मूल कीर्ति उजारी के, तो कविता का मूल भाव प्रकट हो जाता है और कविता की जो कीर्ति है, जो यश है, जो चारों तरफ फैलने वाला यश है, उसका उजाला फैल जाता है। सोई शीस धुने जाके उर में चुभत नीके, और जिसके हृदय में ये शब्द धंस जाते हैं अर्थात यह मर्म को प्रभावित करने वाले शब्द हैं, और इनको सुनकर व्यक्ति सुध बुध खोकर आत्मविस्मृत सा हो जाता है। वेग विधि जात मन मोहे नर नारी के, और इस प्रकार वेग विधि, इस विधि से यह शीघ्र ही संप्रेषित होती है। ऐसा नहीं है कि इनकी कविता समझ में नहीं आती, शीघ्र संप्रेषित होकर यह कविता नर नारियों के मन को मोह लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेनापति के कवि के जो कवित्त हैं वो इस तरह सुशोभित होते हैं कि यह कविता नहीं जैसे अचूक चापधारी के बाण हैं, या अचूक चापधारी के बाण इस तरह सुशोभित होते हैं जैसे यह सेनापति की कविता ही है। यह पहला अर्थ है इसका कविता के पक्ष में। अब दूसरा अर्थ देखिए जो बाण के पक्ष में है कि सेनापति कवि के कवित्त नहीं किसी अचूक धनुर्धर के बाण हैं। कैसे? कि तुकन सहित, अचूक धनुर्धर के बाण कैसे होते हैं? जो तुकन सहित, उसके बाण जो है वह अग्रभाग का तीखापन लिए होते हैं। तुक कहते हैं जो बाण की नोक होती है उसका तीखापन, तो उनके बाण अग्रभाग में तीखे हैं। भले फल को धरत, फल कहते हैं जो अग्रभाग का चौड़ापन है, तो वे बाण
सुंदर अग्रभाग को धारण करने वाले हैं और वह सुंदर अग्रभाग कैसा है? तीखा भी है। सूधे दूरी को चलत, और सीधे सीधे, तर्कश में सीधे रखे जाते हैं, लेकिन जब ये चलाए जाते हैं तो दूर तक जाते हैं और लक्ष्य भेदन में सफल होते हैं, धीर जिये जारी के। और यह बाण इतने अचूक हैं कि धैर्यवानों के चित्त को भी विचलित कर देते हैं। अर्थात जब ये बाण चलते हैं तो बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े साहसी व्यक्ति भी विचलित हो जाते हैं। लागत विविध पक्ष, और जब वे ये बाण प्रहार करते हैं तो विविध पक्षों से प्रहार करते हैं। अनेक मुखी होकर यह जिस पर प्रहार किया जाता है उसको लगते हैं। सोहत है गुण संग, और यह बाण प्रत्यंचा के साथ लगकर सुशोभित होते हैं। धनुष से जब बाण छोड़ते हैं तो उसको प्रत्यंचा से छूकर चलाया जाता है। श्रवण मिलत मूल कीर्ति उजारी के, और जब यह प्रत्यंचा से मिलकर श्रवण से मिलते हैं, कान तक खींचे जाते हैं, तो मूल कीर्ति उजारी के, तो इन बाणों की जो कीर्ति है वह संसार भर में उजागर हो जाती है। अर्थात जब ये कान तक खींच कर ये बाण छोड़े जाते हैं तो ये अपने लक्ष्य का भेदन करने में सक्षम होते हैं। सोई शीस धुने जाके उर में चुभत नीके, और वह व्यक्ति सिर धुनता ही रह जाता है जिसके हृदय में ये बाण चुभ जाते हैं। वह अपने सुध बुध खोकर और सिर धुनकर पछताता रहता है कि मैंने इस प्रकार के साहसी व्यक्ति के बाणों का सामना करने का दुस्साहस क्यों किया। वेग विधि जात मन मोहे नर नारी के, और ये बाण इतने सक्षम हैं कि शीघ्र ही अपने लक्ष्य को बींध देते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और नर नारियों के मन को, देखने वाले के मन को विमोहित कर लेते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सेनापति कवि के कवित्व नहीं, किसी अचूक चापधारी के बाण हैं। पूरे पद के दो अर्थ हैं। अनुप्रास अलंकार है, पूरे पद में श्लेष अलंकार है। जैसा कि आपने देखा, तुक के दो अर्थ हैं, पहला अंत्यानुप्रास और दूसरा तीर का तीखापन। उसी प्रकार फल के दो अर्थ हैं, सदुद्देश्य और अग्रभाग। धैर्यवानों के चित्त को भी ये जलाते हैं, उसको भी विचलित कर देते हैं और उसको भी प्रसन्न करते हैं। दो अर्थ। विविध पक्ष का तात्पर्य एक अर्थ और दूसरा पक्ष। गुण के तात्पर्य काव्य गुण और धनुष की प्रत्यंचा। श्रवण मिलत, कानों से मिलकर, मूल कीर्ति उजारी के, ये कानों से मिलना जब बाण को कान तक खींचा जाता है, और कान में पड़ना जब काव्य रसिक के कान में काव्य के बोल पड़ते हैं। सोई शीस धुने, सिर धुनना, सुधबुध खो देना और सिर धुनकर पछताना, अर्थात बड़ा ही पछतावा करना कि हमने इस प्रकार के वीर से क्यों पंगा लिया। चुभतनी के, चुभना, चुभ जाना, और दूसरा मन में उतर जाना, धंसना। वेग विधि जात, शीघ्रता से भेदन कर लेते हैं और इस प्रकार वे संप्रेषित हो जाते हैं। तो पूरी कविता में शब्दार्थ के द्वयर्थक होने से श्लेष अलंकार है। अंतिम पंक्ति में मेरे जान, मुझे ऐसा लगता है मानो ये अचूक चापधारी के बाण हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला पद देखें। बानी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ, धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, संख्या करी लीजे अलंकार हैं अधिक यामे, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, सुन महाजन चोरी होती चारी चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को, लीजियो बचाई जो चुरावे नहीं कोई सौंजी, वित्त की सी थाती मैं कवितन के राज को। चुरावे नहीं कोई सौंजी शब्द है यह। यहाँ भी कवि वही श्लेष वर्णन के माध्यम से अपनी कविता की जो सत्ता है या कविता की जो अमूल्य राज्य है, कविता की जो सत्ता है, उसको वित्त की थाती से तुलनीय बताते हैं। ये कहते हैं कि ये कविता धन की धरोहर के समान है। जिस प्रकार धन की धरोहर हमारे लिए अनमोल होती है, उसी प्रकार कविता की जो थाती है, कविता का जो राज्य है, वह भी अनमोल है। कैसे हैं? पहले कविता के अर्थ में देखिए कि यह कविता बानी सो सहित, यह कविता वाणी अर्थात सरस्वती का आशीर्वाद है। सुवर्ण मुँह रहे जहाँ, सुवर्ण सुंदर वर्ण, सुंदर शब्द इसके मुख पर ही विराजित रहते हैं। धरत बहुत भांति अर्थ समाज को, और समाज
के अनेक अनेक अर्थ इस कविता में समाविष्ट है, या समाज कविता के अनेक अर्थ कर सकता है। संख्या करी लीजिए अलंकार हैं अधिक या में। अगर हम संख्या करके देखें तो इसमें अलंकार बहुत अधिक मिलेंगे आपको, अर्थात कविता अलंकारों से परिपूर्ण है। राखो मति, चूँकि कविता का कला और भाव पक्ष मिलकर और अभिभूत कर देता है। राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, यह कविता जो है वह सरस साज है, अर्थात इसमें रस भी है और अलंकार भी है। इसलिए यह कविता बुद्धि युक्त और सरस, अर्थात भाव और कला दोनों पक्ष से युक्त होने के कारण मति ऊपर रखने के योग्य है, शीर्षस्थ रखने के योग्य हैं। सुन महाजन चोरी होती चार चरण की, है जो महापुरुष हैं वे इस कविता को सुनते हैं। और कविता इतनी अनमोल निधि है कि चोरी होत चार चरण की, यदि इसके छंद का चतुर्थांश भी कहीं पड़ा मिल जाए, चरण होते हैं, चार चरण माने जाते हैं किसी भी दोहे के, तो उन चार चरणों में से यदि एक चरण भी कहीं मिल जाए तो उस छंद का चतुर्थांश भी चुराया जा सकता है। ताते सेनापति कहे तजी करी व्याज को, इसलिए सेनापति कहते हैं कि हे कवि, व्याज स्तुति को छोड़कर और लीजिए बचाई जो चुरावे ना ही कोई सौंजी। सौंजी माने सुसज्जित कविता, तुम्हारी सुसज्जित कविता को कोई चुरा ना ले, इसलिए इसको बचाकर छुपा कर रखो, क्योंकि वित्त की सिथाती में कवित्तन की राज को। ये कवित्त की जो सत्ता है, यह कविता जो है, कविता का राज्य जो है वह अमूल्य धन की धरोहर के समान है, इसलिए इसे छुपा कर बचा कर रखना चाहिए। अब धन की धरोहर के अर्थ में देखिए, बानी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ। बानी का तात्पर्य कविता के अर्थ में वाणी या सरस्वती था, यहाँ अर्थ है कांति। सुवर्ण ही जिसके मुख पर रहते हैं, धन की धरोहर के मुख पर, तो यह अत्यधिक कांतिमय होती है। और धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, और समाज की बहुत सारी संपत्ति इस धरोहर के रूप में रखी जाती है। संख्या करी लीजिए अलंकार हैं अधिक या में। इस धन की धरोहर में अलंकार यानी आभूषणों की संख्या ही अधिक होती है। जब किसी के पास कोई चीज़ धरोहर के रूप में रखाई जाती है तो आभूषणों की संख्या ही उसमें ज़्यादा होती है। राखो मति ऊपर सरस से ऐसे साज को, कवि कह रहे हैं कि मन को सरसता प्रदान कर देने वाले ऐसी धन की धरोहर के ऊपर ही मत रखो, अर्थात सबके सामने दिखती हुई न रखें, क्योंकि सुन महाजन चोरी होत चार चरण की। कवि महाजन को कहते हैं कि चार चरण अर्थात चार कोड़ियाँ भी यदि बाहर पड़ी रहें तो वह भी चुरा ली जाती हैं, तो इसलिए इस धन की धरोहर को ऊपर ही मत रखो, क्योंकि यह चुरा ली जाएगी। ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को, इसलिए सेनापति कवि कहते हैं कि हे महाजन, ब्याज के मोह को छोड़कर और तू इन चीज़ों को ऊपर ही मत रख। लीजियो बचाई जो चुरावे ना ही कोई सोंजी, तू अपनी इस धरोहर को बचा कर रख ताकि इसको कोई चुरा ना सके, क्योंकि वित्त की सिथाती में कवित्तन को राज को, क्योंकि यह जो धन की धरोहर है वह भी कविता के राज्य की भांति ही अनमोल होती है। तो इस प्रकार दोनों अर्थों में श्लेष के माध्यम से पूरे पद के दो अर्थ निकल रहे हैं। अंतिम पंक्ति में उपमा अलंकार है, वित्त की सिथाती, धन की धरोहर के समान यह कविता का राज्य है, कविता की सत्ता है। अनुप्रास अलंकार पूरे में है और श्लेष अलंकार की छटा भी पूरे पद में हमें दिखाई दे रही है। जैसा कि बताया गया था कि सेनापति कवि श्लेष के सम्राट माने गए हैं। श्लेष पूरे पद में श्लेष की छटा इनके यहाँ देखने को मिलती है। इन पदों से हमें यह स्पष्ट पता चलता है।